बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार का हो गया है। तीन बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं, मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करनी है। एक तो इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा इस्तीफ़ा सामने आया और इस इस्तीफ़ा आने के बाद यूँ महसूस होने लगा कि शायद जो 26वीं आईनी तरमीम करवाई गई थी, जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर पूरा ज़ोर लगाकर एक ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ एक अमेंडमेंट करवाई थी, 26वीं आईनी तरमीम करवाई थी, उसके जो मकासद थे जुडिशरी को ट्रांसफर करने के हवाले से, जुडिशरी नई लाने के हवाले से, अब उस तमाम डेवलपमेंट के अंदर थोड़ी सी हर्डल आएगी, थोड़ी सी रुकावट आएगी, थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी हुकूमत को। और ये इस्तीफा किसका आया और अब इस इस्तीफे के बाद जो जगह खाली हुई थी उसके ऊपर किसको नामजद करने की तैयारियां की जा रही हैं, एक तो ये आपके सामने रखेंगे। दूसरा नाजरीन, आज से कुछ दिन कबल आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफद की मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस याया फरीदी के साथ। उस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई थी और प्रेस रिलीज भी एक जारी की गई थी। लेकिन चूंकि प्रेस रिलीज के अंदर आपको मालूम है कि वो कंप्लीट डिटेल नहीं बताई जाती, लेकिन उस मुलाकात के अंदर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत मौजूद थी जिन्होंने एक नया इंकशाफ किया है। उन्होंने एक कॉलम लिखा है, उस कॉलम के अंदर उन्होंने एक ऐसी बात बताई है कि जो उस प्रेस रिलीज के अंदर नहीं थी और ना अब तक वो ब्रेक हुई थी, ना अब तक वो सामने आई थी, कि जो उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ बात की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया फरीदी ने उन्हें यकीन दहानी करवाई। एक वो भी जरा चीज आपके सामने रखेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, अब कौमी हुकूमत की पेशेंगोइयां हो रही हैं, कौमी हुकूमत के हवाले से बातचीत हो रही है और शहर इक़्तिदार के अंदर ये बात बाजगश्त हो रही है। ये जेर बहस हम बातें कि शायद अब कौमी हुकूमत की तरफ भी चीजें जा सकती हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके एक हुकूमत बनाई जाएगी। ये फार्मूला किसने पेश किया है? क्या इसके ऊपर इमरान खान राजी हो गए हैं, हो जाएंगे, नहीं होंगे? इसके ऊपर भी जरा अंदर की खबर आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जो एक इस्तीफा आया, जरा उसके मुतालिक आपको बताते हैं कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो चूंकि 13 रुकनी कमीशन है और उसमें मेजोरिटी जो है वो इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी जो हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की है। अब उस जुडिशल कमीशन ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद चूंकि जो अदलिया के मामलात थे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अदलिया की तादाद बढ़ानी थी, हाई कोर्ट्स के अंदर नए जजेस लाने थे, उस तमाम तर चीजों के ऊपर काम हो रहा था। आज के दिन तक जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद 43 नए जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाए गए हैं उस 26वीं आईनी तरमीम के बाद। अब उसके अंदर होता यह है कि चूंकि 13 रुकनी वो कमीशन है, उसमें जो मेजोरिटी वोट जब आ जाते हैं तो फिर वो फैसला मनवन माना जाता है। और उस कमीशन का जो आखिरी इजलास हुआ था, आपको मालूम है कि उसमें जो सीनियर 2 जजेस हैं उन्होंने भी उसका बाइकाट कर दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बाइकाट कर दिया था। लेकिन अब खबर यह सामने आई है, इस्तीफा यह सामने आया है कि उस कमीशन के एक रुकन थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान बार कौंसिल से है और पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी करते हुए उस कमीशन का हिस्सा थे अख्तर हुसैन साहब। उन्होंने इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की हैं कि जो शायद अच्छी नहीं है पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए, पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए भी अच्छी नहीं है। जो पार्लियामेंटेरियन निज़ाम है सारा, या हुकूमती निज़ाम है या अदालती निज़ाम है, उसके हवाले से उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं, वो जरा आपके सामने रखेंगे। एक तो नाजरीन जी, ये जो 13 रुकनी कमीशन है, जब ये बना था उसी वक्त चीजें क्लियर हो गई थी कि अब जो है वो हुकूमत के लिए आसानियां हैं। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर जो जोर जबरदस्ती ये करवाई थी 26वीं आईनी तरमीम, और इसकी 26वीं आईनी तरमीम के जेर साया जो नए जजेस लाने थे हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन तमाम मेंबर्स को देखते हुए, उनकी नंबर गेम देखते हुए यूं लगता था कि अब वो तमाम तरह तैनातियां होंगी और फिर वो हुई। और अब तक जो है वो 43 नए जजेस लाए गए हैं हाई कोर्ट्स के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी। रोटेशन भी हो रही है, ट्रांसफर होकर भी जजेस आ रहे हैं। लेकिन ये जो 13 रुकनी कमीशन था, इसमें 5 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। उसके बाद 4 जो ऑनवर्ड सीनियर जजेस थे वो इस कमीशन का हिस्सा थे। फिर 2 लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर फारूक एच नाइक थे इस कमीशन का हिस्सा। फिर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से जो वजीर कानून है आदम नजीर तारड़, वो भी इस कमीशन का हिस्सा थे। फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है मंसूर उस्मान अवान, वो भी इस कमीशन का हिस्सा थे। इसके अलावा 3 ऐसे रुकन थे कि जिसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो स्पेसिफिकली स्टैब्लिशमेंट ने वो लगवाए हैं या हुकूमत ने वो लगवाए हैं कि जिसके बाद नंबर गेम जो है वो हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के हक के अंदर जाएगी। उसमें एक पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे थे, एक जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने नामिनी करना था एक मेंबर को। तो इस तरीके से ये 13 जो मेंबर थे, इनमें से एक मेंबर ने जो है वो आज इस्तीफा दिया है।
पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे थे अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने एक टीवी टॉक शो के अंदर 2-3 ऐसी चीजें कही कि जो अलार्मिंग है। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कमीशन बना था उसके अंदर जो चीजें सारी हो रही थी, जो तैनातियां हो रही थी, वो बज़ाहिर सियासी महसूस हो रही थी, उसमें सियासत का अमल दखल ज्यादा था, जबकि अदलिया को ठीक करने के वाले से जो चीजें थी वो उसके अंदर कम थी। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियोरिटी इश्यूज चल रहे हैं, जिसमें आपको मालूम है कि जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए, तो फिर उनकी जगह पे ऊपर जो चीफ जस्टिस बनने थे वो सीनियर 3 लोगों में से बनना था उन्होंने, लेकिन जो रोटेशन की गई थी, जो ट्रांसफर किए गए थे लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्हें जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया गया। लेकिन उसके ऊपर भी उनके तहफुजात थे, उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया। वो ये कहते हैं कि उनकी फहम के अंदर पहले इस सीनियोरिटी वाले मामले को हल होना चाहिए था। ये एक बड़ा बहरान है पाकिस्तान की अदलिया के अंदर कि अगर ये सीनियोरिटी का मामला हल नहीं होता और उसके बगैर ही तैनाती हो जाती है तो ये एक बड़ा बहरान है। तो वो ये समझते हैं, या उनकी ये राय है, उनके इस्तीफा देने की वजह ये है कि पहले इस मामले को हल होना चाहिए था, बल्कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे जस्टिस आमिर फारूक, उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जाना चाहिए था। पहले इस मामले को हल किया जाता, सीनियोरिटी के मामले को हल किया जाता, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आ जाते और वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोस्ट सीनियर जो ऑनरेबल जज हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाते और ये मामला हल हो जाता। लेकिन वो चूंकि चीजें वैसी की वैसी रह गई और चीजें आगे बढ़ गई, जिसके बाद अख्तर हुसैन ने ये इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह के ऊपर ऑब्वियसली उन्होंने फिल तो करना है, वो 13 रुकनी कमीशन उन्होंने पूरा करना है। तो अब जो नए साहिब वहां पर आने वाले हैं उनके हवाले से खबरें ये हैं कि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के सबराह हैं उनकी रफाकत तो मुस्लिम लीग नवाज के साथ ही हमेशा समझी गई है। सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के एहसन बून, उनका नाम सामने आ रहा है कि शायद अब उन्हें उनकी जगह के ऊपर नामजद किया जाएगा और 13वें जो रुकन होंगे इस जुडिशल कमीशन के वो एहसन बून होंगे। तो अगर ये तैनाती हो जाती है, नामजदगी हो जाती है, तो फिर दोबारा से तादाद जो है वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हक में वही नंबर गेम जो है वो ज्यादा जाएगी। अख्तर हुसैन वो अब तक जो है वो इस तमाम अमल का हिस्सा रहे। अब तक 43 जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आए, उस तमाम अमल का वो हिस्सा रहे। अब जब तमाम चीजें पूरी हो गई हैं, जब तमाम जो प्लान था वो एग्जीक्यूट हो गया है, तो अब उनके ज़मीर की बात जो है वो उन्हें आ गई है और बिलाखिर उन्होंने अपने ज़मीर के ऊपर फैसला करते हुए, ज़मीर के फैसले के मुताबिक उन्होंने ये फैसला किया कि वो अब इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, एक बेहतर डेवलपमेंट होगी कि उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया। अब कम से कम ये चीज भी कहने वाली होगी, आने वाले वक्त के अंदर भी ये कहा जाएगा कि एक रुकन ऐसे थे पाकिस्तान बार कौंसिल के कि जिन्होंने इस कमीशन से अपने आप को अलहदा कर लिया। अब उनकी जगह के ऊपर जो नए रुकन आएंगे, जो बज़ाहिर कहा जा रहा है कि एहसन बून आएंगे, अब वो जिम्मेदार होंगे कि वो इसके अंदर अपना क्या अमल दिखाते हैं, अपनी क्या चीजें वो सामने लेके आते हैं। बहरहाल ये एक डेवलपमेंट थी कि इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा इस्तीफा सामने आया, जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के मेंबर ने रिजाइन किया। दूसरी नाजरीन जो अहम खबर है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी के साथ, वो एक तस्वीर भी सामने आई थी, आपने देखी होगी। फिर उसके बाद एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई जिसमें तमाम तर चीजें बताई गई कि उन्हें खुलकर बात करने का मौका दिया गया। जब मुलाकात हुई, जो ही तमाम लोग बैठे, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कह दिया कि आप जो भी बात करेंगे मैं आपको बात करने से नहीं रोकूंगा, आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप अपनी तमाम तर तजावीज़ दें, अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात मेरे सामने रखें, लेकिन मैं उनका जवाब भी कोई नहीं दूंगा। तो अब ये तो बड़ी मतलब मजेदार बात है कि आप गिले शिकवे तमाम कर लें, लेकिन मैं उन गिले शिकवे को दूर करने के वाले से कोई बात नहीं करूंगा। प्रेस रिलीज के अंदर एक ऐसी बात हुई जो सामने नहीं आई थी। उस वफद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बाबर अवान मौजूद थे और उन्होंने गुज़िश्ता कल जो है वो अपने कॉलम के अंदर ये लिखा कि मैंने वहां पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को जो केसेस पेंडिंग हो जाते हैं, जो अर्जेंट मैटर के केसेस हैं, जो कैदियों की सजाओं की मुअत्तली की दरखास्तें हैं और स्टे मैटर हैं, उनके ऊपर जो फौरी केसेस नहीं लगते, खुसूसन उन्होंने निशानदेही की होगी लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 से 6 बड़े रहनुमा जो हैं, जो पंजाब की सीनियर क़यादत है, मियां महमूद रशीद हैं, इजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनकी जो बेलें वहां पर नहीं लग रही, उनके जो सजाओं की मुअत्तली की दरखास्तें जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं और स्टे मैटर जो है वो फौरी तौर पर मुकर्रर नहीं हो रहे थे। तो इस हवाले से उन्होंने निशानदही की और उन्होंने कहा कि जी इन मामलात को जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर देखना चाहिए। तो वो आगे लिखते हैं कि जी इसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस बात को माना, तस्लीम किया
और उन्होंने रजिस्ट्रार और बाकी तमाम अमले को बुलाया और बुलाकर इन तमाम मामले को हल करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा जी इन केसेस को फिल फॉर प्रोसेस करवाया जाए, और उन्होंने इन तमाम केसेस को, ये जो अर्जेंट मैटर के केसेस थे, इनको प्रोसेस करने का हुक्म दिया है। तो अगर तो इस बात के अंदर कोई हकीकत है और अमली तौर के ऊपर इस पर अमल होता है, प्रैक्टिकली चीजें सामने आती हैं, तो मेरा ख्याल है कि अच्छी डेवलपमेंट होगी। जो पंजाब की क़यादत लाहौर में 2-2 सालों से जेल के अंदर पड़े हुए हैं और उनकी दरखास्तें नहीं लग रही और कोई फैसला भी नहीं आ रहा, ना सजाएं सुनाई जा रही हैं, ना उन्हें बरी किया जा रहा है, तो हो सकता है कि उन 5-6 जो बड़ी रहनुमाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के, उनके हवाले से कुछ मस्बत चीजें, कुछ अच्छी चीजें जो हैं वो मुस्तकबिल करीब के अंदर सामने आ सकें। तीसरी नाज़रीन जो अहम खबर है वो ये है कि जी कौमी हुकूमत के हवाले से बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि शायद कौमी हुकूमत बनाने का प्लान बनाया जा रहा है, और ये बाज़गश्त है शहर इक़्तिदार के अंदर कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाकर एक हुकूमत बनाई जाए और 3 महीने का वक्त हो उस हुकूमत के पास, और वो तमाम तर TORs तय करे और तमाम मामला देखें, इलेक्शन के मामले को देखें, फिर 3 महीने के बाद जो है वो नए इलेक्शन करवाए जाए। ये एक फार्मूला भी है, ये एक तजवीज़ भी है। काफ़ी महीनों से ये चीज़ डिस्कस हो रही थी, लेकिन आज जो है वो फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, और कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा क्लोज भी हैं, उन्होंने आज ये तजवीज़ जो है वो कौम के सामने रखी है। बज़ाहिर उन्होंने ये कहा कि अगर और चंद महीने ये मौजूदा हुकूमती निज़ाम जो है इस मुल्क को चलाते हैं तो हो सकता है कि मुल्क डिफाल्ट कर जाए, मुल्क जो है वो मजीद नीचे जाएगा, ये मुल्क जो है वो बेहतर नहीं हो सकता इस हुकूमत के हाथों। तो उन्होंने ये तजवीज़ पेश की है कि जी कौमी हुकूमत बने जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, इलेक्शन का एक तरीकाकार तय किया जाए और कुछ TORs तय करके उसके ऊपर अमल करके 3 महीने के बाद नए इलेक्शन करवाए जाए। अब अगर तो ये मैसेजिंग है ताकतवर लोगों की, यानी कि हमेशा होता तो यही है कि जो ताकतवर हलकों के अंदर चीजें डिस्कस हो रही होती हैं वो किसी न किसी के जरिए जो है वो कौम के सामने रखी जाती हैं। अगर तो ये डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई, उन्होंने ये बात मार्केट के अंदर फेंकी कि पब्लिक पल्स चेक की जाए, लोग इसके ऊपर क्या रद्दमल देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या रद्दमल देती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इस चीज का हल नहीं है। उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए थे, अब रिग्ड इलेक्शन हुए पाकिस्तान की तारीख के, 3 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर वैसे रिजल्ट आते हैं, तो फिर क्या दोबारा से कौमी हुकूमत बनेगी? अब बेहतर तो ये है कि एक तरीका मौजूद है, पाकिस्तान का आइन मुकम्मल है, उसमें एक तरीका मौजूद है कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं उसमें जो ट्रिब्यूनल्स बने थे उनको फाल किया जाए। तो हो सकता है कि 3 महीने से पहले ही वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तमाम तर चीजें मुकम्मल करने के बाद जो सीटें छीनी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो अगर उन्हें रिवर्स हो जाती हैं तो एक वाजे अक्सरियत के साथ, 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती है। और साथ अगर जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की, जिसका फैसला जो है वो 12 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट ने दिया, अगर उसके ऊपर भी अमल दरामद हो जाता है तो एक बड़े जो है वो अक्सरियत के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन के अंदर है। 2/3 के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बनती है। नए इलेक्शन करवाना है उसका भी हल हो सकता है, हुकूमत अवाम के वोटों से बने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए गए लोगों ने उसके तहत हुकूमत बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के वोटों की, अवाम के उमंगों की तर्जमानी करते हुए तमाम तर वो बिलिंग, वो कानून साजी, वो अमेंडमेंट्स जो लगता है कि लोगों के हक के अंदर बेहतर नहीं है, उनको अंडू करे, उनको रिवर्स करे। उसके बाद इलेक्शन के ऊपर कंसेंसस करे, तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर इलेक्शन के मामले के ऊपर यकजा होकर एक तरीकाकार तय कर लिया जाए और उसके बाद फिर इलेक्शन के अंदर जाया जाए, तो फिर ही शायद इस मुल्क का जो सिमत है वो दुरुस्त हो सकती है। वरना ये बहरान जो है वो रिगिंग का, ये शोर शराबे का, ये रोने धोने का, ये शायद मुस्तकबिल में भी चलता रहेगा। लेकिन कौमी हुकूमत जो है वो शायद इसका बेहतर हल नहीं है। कौमी हुकूमत का क्या तुक बनता है इसके अंदर? जब इलेक्शन हुए 1 साल पहले, लोगों ने वोट दिए, एक जमात को भारी तादाद के अंदर वोट दिए, तो उस जमात की हुकूमत बननी चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फाल हों, अदालतें फैसले करें, रूल ऑफ लॉ हो और वो सीटें तमाम रिवर्स की जाएं, मखसूस नशिस्तें दी जाएं। 2/3 से हुकूमत बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फिर जो कानून साजियां हुई हैं, जो 26वीं तरमीम हुई है, उसको अंडू किया जाए, रिवर्स किया जाए उसको। उसके बाद फिर अगर आप मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाते हैं या कबल अज़ वक्त इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो उसके ऊपर फिर तमाम जमातों को पार्लियामेंट में बैठकर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस चीज को तय करके फिर नए इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए। तो ये जो एक नई खिचड़ी आए दिन आ जाती है मार्केट के अंदर कि जी कौमी हुकूमत बनने जा रही है, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठाया जाएगा। स्टेक होल्डर्स का बैठना बनता ही नहीं है। पार्लियामान तय करेगा, पार्लियामान कानून साजी करेगा। इलेक्शन एक्ट के अंदर कोई तब्दीलियां करना चाहता है तो पार्लियामान करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक वाहिद इदारा है जिसको पाकिस्तान की आवाम के टैक्स से जो है वो पैसे से तनख्वाह जाती है। वो अपने आप को मजबूत करे, अदलिया मजबूत हो, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है
वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाए, उसके बाद हुकूमत चले, मुल्क आगे बढ़े। तो यही मेरा ख्याल है इसका बेहतर हल है। कौमी हुकूमत, तमाम स्टेक होल्डर्स इस चीज़ का हल नहीं है। तमाम ऑफिस की, तमाम लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अपनी अपनी हदूद में रहते हुए तमाम लोग काम करेंगे तो शायद मुल्क आगे जा सकता है। तो ये 3 बहुत अहम डेवलपमेंट्स थी जिसके हवाले से आपके सामने तमाम तर चीज़ें आपकी गोशगुजार करनी थी। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी हैं। अपने कीमती फीडबैक से भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतने बड़े मेज़बान जीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।